हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले फॉरेक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फॉरेक्स में आपके लगभग क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट के सहारे ही बनते हैं। तो फॉरेक्स में कुल मिला के लगभग 9-10 कॉन्सेप्ट्स है। इस वीडियो में मैं आपको फोकस कराऊंगा कुल 3 कॉन्सेप्ट्स पे। पहला है एक्सचेंज रेट, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ करेंसी और तीसरा है बीड आस्क रेट। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो प्राइस ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। इसका मतलब हो गया कि जैसे कि हमको पता करना है कि यूएसए में कोई चॉकलेट है जो कि $2 की आती है, तो हमको अगर उसको इंडिया में खरीदना है तो इंडिया में अभी अब रेट हम देखेंगे कि $1 कितना रुपये हमको देना पड़ता है। तो यही रेट हमको काम आएगा एक्सचेंज रेट पता करना वो चॉकलेट खरीदने के लिए। तो जैसे कि चॉकलेट $2 की आती है, हमको इंडिया में रेट पता करना है तो एक रेट दिया रहता है। जैसे कि रेट दिया है $1 = 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ दिया हुआ है, $1 = 60 रुपीज़। तो हमको $2 हमको मतलब 120 रुपये लग जाएंगे उस चॉकलेट को खरीदने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक्सचेंज रेट हो गया। अब एक्सचेंज रेट होता है, दो टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट कोट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट मतलब द फॉरेन करेंसी कितनी है इंडियन करेंसी, वन फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच इंडियन करेंसी, ये होता है डायरेक्ट कोट। और इनडायरेक्ट कोट होता है कि इंडियन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच फॉरेन करेंसी। इनडायरेक्ट मतलब इंडिया की करेंसी को हम लोग देखते हैं फॉरेन करेंसी के हिसाब से, मतलब रेट इंडिया की करेंसी का रहता है। इंडिया करेंसी बोलो या फिर होम करेंसी का बोल दो, होम कंट्री की करेंसी का बोल दो। तो डायरेक्ट कोट जो रहता है वो हम लोग फॉरेन करेंसी के हिसाब से, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख ले कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़, एक यूरो इज इक्वल टू 80 रुपये। और इनडायरेक्ट कोट में वो देखेंगे कि ₹1 इज इक्वल टू कितना डॉलर, ₹1 इज इक्वल टू कितना यूरो। तो ये इनडायरेक्ट कोट हो गया। कुछ साइंस हैं जो कि हमको पता रहना चाहिए, इस चैप्टर में कॉमनली यूज होंगे। जैसे कि डॉलर, डॉलर का साइन ऐसा रहता है एस, एस करके डॉलर का साइन सबको पता ही होगा। और यूरोप कंट्रीज में ये सब यूरो करेंसी यूज़ होती है क्योंकि ई टाइप की रहती है, ई टाइप का शेप रहता है। और पाउंड जो रहती है वो एल टाइप का शेप रहता है उसका, जो कि यूके वगैरह में यूज़ होती है, एल टाइप का शेप रहता है। और जापानीज जो करेंसी हो कि येन, वाई टाइप का शेप रहता है, वाई बनता है। इस टाइप से ये सब करेंसीज के साइंस है कुछ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान था कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो हम डेफिनेशन हम समझ लिए और ये कभी एग्जाम में भी कभी नहीं आने वाला। बस ये समझने के लिए कि भाई डायरेक्ट कोट होता है और एक इनडायरेक्ट कोट होता है। इनडायरेक्ट मतलब होम करेंसी के रेट दिया रहता है और डायरेक्ट मतलब फॉरेन कंट्री की करेंसी का रेट होम करेंसी कितनी होगी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं जो कि है कन्वर्जन ऑफ करेंसी, जो कि इंपॉर्टेंट है, हमको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए कन्वर्जन ऑफ करेंसी में हमको रेट दिया हुआ है, एक रेट दिया हुआ है एक्सचेंज रेट की $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ है। ठीक है, अब हमको $1000 खरीदना है, मुझे कुछ काम है, मुझे $1000 चाहिए। मुझे $1000 चाहिए तो मुझे रेट दिया, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे तब जाकर मुझे $1000 मिलेगा। तो हम लोग नॉर्मली क्या लगाएंगे, नॉर्मली तो हम लोग वही लगा लेंगे अपना यूनिटरी मेथड की। अगर $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ दिया है अगर, तो मुझे अगर $1000 चाहिए, $1000 चाहिए, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। यूनिटरी मेथड से हमारा आंसर आ जाएगा कि $1000 इंटू 60 रुपीज़। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 60,000 रुपीज़, है ना। हमको 60,000 रुपीज़ ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से हमारा आंसर है। लेकिन एक और तरीका है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक और तरीका जो ईजी पड़ेगा आपको। जैसे कि अगर हमको इस क्वेश्चन में ये $1000 चाहिए और यहाँ पे दूसरी करेंसी का साइन है, रुपीज़ का साइन है, मतलब 60 रुपीज़, और इधर डॉलर का साइन है। मतलब अगर डिफरेंट करेंसी है, अगर करेंसी डिफरेंट है, डिफरेंट करेंसी डिफरेंट करेंसी है अगर, तो आप उस केस में डायरेक्ट इनटू कर सकते हैं, डायरेक्ट इनटू। और अगर सेम करेंसी है, सेम करेंसी, मान लो मुझे रुपए ही चाहिए और रेट भी $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ दिया हुआ है, और मुझे भी चाहिए 1 लाख रुपए मुझे चाहिए। मान लो मेरे पास डॉलर है, मेरे पास डॉलर, लेकिन मुझे रुपए चाहिए 1 लाख रुपए। तो मैं अब रुपए ही दिया है तो यहाँ पे डिवाइड आ जाता है। आपको इजी पड़ेगा यूनिटरी मेथड के ज़्यादा दूर जाए, जैसे यूनिटरी मेथड भी इजी है लेकिन इससे आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 90 रुपये, 1 पाउंड इज इक्वल टू 90 रुपये दिया है और मुझे चाहिए 12,50,000 रुपये चाहिए। 1 पाउंड इज इक्वल टू 90 रुपये दिया हुआ है और मुझे चाहिए 12,50,000 रुपये ही चाहिए।
अब मुझे रुपए ही चाहिए और इधर भी रुपए ही है, तो दोनों जगह रुपए रुपए है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड होगा। वही मुझे यूनिटरी मेथड करनी चाहिए। यूनिटरी मेथड भी करोगे तो भी वही होगा कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 90 रुपये और मुझे चाहिए 12,50,000 रुपये, तो हाउ मच पाउंड मुझे चाहिए। तो ये ऐसे करूँगा मैं यूनिटरी मेथड, तब भी 12,50,000 डिवाइड बाई 90 ही होगा। तो देखा जाए तो डिवाइड ही होगा, लेकिन आप इससे अच्छे से याद रख सकते, अगर सेम करेंसी है, अगर सेम करेंसी है तो डिवाइड होगा और डिफरेंट करेंसी है तो मल्टीप्लाई होगा। एकदम सिंपल है एकदम, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये था कन्वर्जन ऑफ करेंसी। कन्वर्जन ऑफ करेंसी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में बहुत सारी चीज़ें आपकी आगे चल के काम आएगी। तो थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको कि ऐसे मुझे $1,000 चाहिए वाले क्वेश्चन में, तो मैंने क्या किया, सेम करेंसी डिफरेंट करेंसी से मैंने इंटू कर दिया और मुझे 60,000 रुपये मिल जाएंगे। कन्वर्जन ऑफ करेंसी मुझे पता चलेगा कि 60,000 रुपये देके मैं $1,000 खरीद सकता हूँ। तो ये कन्वर्जन ऑफ करेंसी हो गया, मतलब मेरी करेंसी रुपये देके मैंने ले लिया डॉलर को। लेकिन वही पता करना है तो ये आपको ये वाली ट्रिक, मेरी ट्रिक भी कर सकते हो, नहीं तो आप यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो कि वो भी ज़्यादा सिंपल रहती है। अब आता है बिड आस्क रेट, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़्यादा इजी पड़ जाएगा आपको, कि तुरंत बन जाएगा, आपको तुरंत समझ में आएगा। सेम रेट है, सेम रेट है डिवाइड कर दोगे आप, और बोला डिफरेंट रेट है सीधा मल्टीप्लाई करोगे, कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी बस उसके लिए। अब अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं हम, हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि है बिड आस्क रेट। बिड आस्क रेट भी देखा जाए तो ये कन्वर्जन ऑफ करेंसी का ही मॉडिफाइड रूप बोल सकते हो, उसका थोड़ा सा अच्छा रूप, मतलब इसमें और अच्छा तड़का लग गया है। तड़का ये लग गया है कि अभी मैं आपको सिर्फ एक ही रेट दे रहा था, $1 = 60 रुपये दे रहा था। इसी में आपको खरीदना है तो भी 60 रुपये है, बेचना है तो भी 60 रुपये है ना। लेकिन अब इसमें हम एक्चुअली में समझेंगे कि एक्चुअली में होता ये है कि बिड आस्क रेट, एक्चुअली बैंक में ये सब रेट कोड्स दिए रहते हैं। असलियत में देखा जाए तो एक रेट नहीं रहता है खरीदने बेचने का, हमें 2 रेट रहते हैं हमेशा सेलिंग एंड बाइंग के। जैसे कि बैंक 2 रेट कोड करता है, ठीक है। पहला है बाइंग रेट और दूसरा है सेलिंग रेट। जो बाइंग रेट है उसको बोलते हैं बिड रेट, और जो सेलिंग रेट रहता है उसको बोलते हैं आस्क रेट। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि जैसे बिड रेट हमेशा कम रहता है, मतलब बैंक आपसे खरीदेगा, ये बैंक के खरीदने का रेट है और ये बैंक के बेचने का रेट है। तो बैंक कम में खरीदेगा, बिडिंग रेट कम में खरीदेगा, और सेलिंग रेट मतलब आस्क रेट ज़्यादा में आपको बेचेगा। क्योंकि ऐसा, क्योंकि बैंक भी तो बिजनेस ही कर रहा है, बैंक भी यहाँ पे चैरिटी करने थोड़ी ना बैठा है, बैंक भी यहाँ पे बिजनेस ही कर रहा है। तो बैंक आपसे, अगर आपको खरीदना है, मान लो बैंक आपको मान लो आप बैंक को बेच रहे हो, बैंक खरीद रहा है, तो बैंक कम में खरीदेगा और बेच रहा है, मतलब आप बैंक से खरीद रहे हो तो बैंक आपको बेच रहा है, तो बेचेगा तो बैंक ज़्यादा में बेचेगा, आपसे कम में खरीदेगा, और आपको अगर खरीदना है तो बैंक आपको ज़्यादा में बेचेगा। तो इस तरीके से ये रेट कोट होते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने लिया है कि $1 = 60 रुपीज़ और 62, तो ये जो 60 है ये होता है बिड रेट, इसको बोलते हैं बिड रेट, और ये जो 62 है इसको बोलते हैं आस्क रेट, ठीक है। ये 2 रेट रहते हैं, बिड रेट आस्क रेट। बिड रेट मतलब बैंक आपसे 60 में खरीदेगा, और महंगे में अगर आपको कुछ बैंक से खरीदना है तो बैंक आपको 62 में बेचेगा कुछ भी चीज़। जैसे आपको डॉलर खरीदना है तो बैंक आपको 62 में बेचेगा, और आपको डॉलर बेचना है बैंक को, आपका डॉलर पड़ा हुआ, आप बैंक को बेचना चाहते हो, बैंक बोलेगा कि मैं 60 रुपीज़ में आपसे खरीदूंगा। लेकिन आप बोलोगे बैंक को कि मुझे डॉलर खरीदना है, तो बैंक बोलेगा कि आपको खरीदना है तो मैं आपको 62 में बेचूंगा। अब आता है, इसको मैंने एक एग्जांपल लिया है, 2-3 एग्जांपल लिए, इससे हम लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे बिड आस्क रेट को। पहला एग्जांपल है कि डॉलर पेबल है यूएस पार्टी को, एक $10,000 पेबल है। क्यों पेबल है? क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया होगा, मैंने कुछ माल खरीदा होगा, तो उसके बदले मुझे 10,000 का माल मैंने खरीदा होगा कुछ, तो मुझे 10,000 का माल अगर खरीदा है तो मुझे 10,000 पे भी तो करना है। मान लो मुझे पे करना, तो मुझे 10,000, मैं तो इंडियन हूँ, मुझे पास डॉलर थोड़ी ना होगा, तो मैं बैंक के पास जाऊँगा कि बैंक मुझे डॉलर चाहिए। अब चाहिए मतलब मैं बैंक से खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ मतलब बैंक बेच रही है। आपको बैंक के हिसाब से सोचना है, क्योंकि बिड आस्क रेट बैंक के हिसाब से दिया रहता है, तो बैंक जो भी कर रहा है आपको वो सोचना है। आप खरीदने गए, बैंक बेच रहा है, बैंक बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और आपको अच्छे समझ में तब आएगा जब आपको भी डॉलर ही खरीदना है, और बैंक भी रेट कौन सा दे के रखी है, रेट भी ये रेट रहता है, ये जो $1 है ये रेट कोट करके रखता है बैंक। तो $1, ये आप इंपॉर्टेंट यही है कि आपको डॉलर ही खरीदना है, और बैंक ने भी रेट डॉलर का ही कोट करके रखा है। तो आपके लिए अभी क्वेश्चन ईजी बन गया। ये क्वेश्चन इजी क्यों बन गया? क्योंकि आपको जो करेंसी में कन्वर्जन करना है, ट्रांजेक्शन करना है जो भी करेंसी में, वही करेंसी का रेट भी दिया हुआ है। तो अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमको रेट भी वही दिया और हमको
करेंसी भी उसी में ट्रांजेक्शन करना है। तो मुझे $10,000 खरीदना है, तो आप ध्यान से सोचिए, $10,000 खरीदना है तो बैंक बेचेगा। बेचेगा मतलब सेलिंग रेट, सेलिंग मतलब आस्क रेट, मतलब ये 62 में बैंक आपको बेचेगा। तो यहाँ पर हमने बिड आस्क का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसके बाद वापस से कन्वर्जन ऑफ करेंसी कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि $10,000 मुझे खरीदना है और मुझे रेट भी पता चल गया कि 62 रेट लगेगा। तो क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ तो बैंक बेचेगा, तो 62 रेट मुझे पता चल गया। तो अब देखिए यहाँ पे करेंसी दूसरी है, रुपीज़ है, और डॉलर, $10,000 है। तो द डिफरेंट करेंसी मतलब वापस से वही कॉन्सेप्ट आ गया, डिफरेंट करेंसी मतलब मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट हमारा हमको कुछ समझ वो नहीं करना पड़ा कि यूनिटरी मेथड वगैरह, सीधा डिफरेंट करेंसी मल्टीप्लाई, 6,20,000 हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। सिंपल हो गया क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें इसमें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने फॉरेन वाले को कुछ एक्सपोर्ट किया है, गुड्स हमने कुछ एक्सपोर्ट किया होगा, तभी तब हमको रिसीवेबल, हमको अब डॉलर मिल रहा है। सामने वाला हमको $10,000 हमको सामने वाला पेमेंट करेगा, हमको मिल रहा है $10,000। तो मैं क्या करूँगा, इंडिया में तो $10,000 का कुछ मुझे काम नहीं, मैं डॉलर को कन्वर्ट करा लूँगा रुपीज़ में। लेकिन कन्वर्जन ऑफ करेंसी से पहले मुझे बिड आस्क रेट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो 60 और 62 का रेट दिया है। मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे इसमें से कौन सा रेट लगेगा। तो वही सिंपल, मैं बेच रहा हूँ यहाँ पे, अब बैंक खरीद रही है, तो बैंक तो सस्ते में ही खरीदेगी आपसे, तो बैंक आपसे खरीदेगी तो 60 में खरीदेगी। आप 62 सोचोगे मुझे 62 मिल जाए, लेकिन 62 नहीं, आप बेचोगे तो बैंक आपको 60 में खरीदेगी। बाइंग रेट है, ये बाइंग रेट है बैंक का 60। तो $1 इक्वल टू 60 और 62 दिया हुआ है। मुझे $10,000 बेचना है, क्योंकि मेरे पास तो अब आ गया, मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, मुझे रुपये से मतलब है। मुझे सामने वाले को एक्सपोर्ट करके मुझे $10,000 मिल गए, मैंने बैंक को बेच दिया $10,000, मुझे रुपये मिल गए उसके बदले, 60 रुपये, सॉरी 60 रुपये नहीं, मुझे उसके तो रुपये मिले, लेकिन मुझे उसका रेट पता करना पड़ेगा। रेट दिया यहाँ पे $1 को 60 और 62, ये है बिडिंग रेट, मतलब ये बैंक का बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है। और मुझे समझ में आ गया कि मुझे 60 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यही बाइंग रेट है, बैंक सस्ते में ही खरीदेगा आपसे, क्योंकि बैंक भी बिजनेस ही कर रहा है। तो 60 इंटू, अब इंटू भी क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे वापस से डिफरेंट करेंसी हो गई, रुपये और डॉलर का हो गया सामना, तो डिफरेंट करेंसी में इंटू हो जाता है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंट करेंसी मतलब इंटू हो जाता है। अब मेन है इसमें, अगर सेम करेंसी तो एकदम सिंपल हो जाता है कि भाई मुझे ट्रांजेक्शन भी $10,000 में ही करना था, और रेट भी डॉलर का ही दिया हुआ है, डॉलर का ही रेट दिया हुआ है, और मुझे ट्रांजेक्शन भी $10,000 में ही करना था, तो एकदम सिंपल हो गया। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि 1 पाउंड दिया हुआ मुझे, 1 पाउंड इज इक्वल टू 90.25, और ये जो 45 है स्लैश के बाद, इसको 90.45 पढ़ते हैं हम लोग, 90.45, ठीक है। तो अगर मुझे पाउंड रिसीवेबल है यूके पार्टी से, फॉरेन की यूनाइटेड किंगडम पार्टी, तो मैंने एक्सपोर्ट किया होगा, तभी तो मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे 50,000 पाउंड मिल रहा है। अब देखिए वापस से क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्योंकि मुझे मिल भी पाउंड ही रहा है और रेट भी यहाँ पे पाउंड का ही दिया हुआ है, तो एकदम सिंपल बन गया क्वेश्चन, क्योंकि जो रेट दिया तो फिर मैं एकदम सोचने में ईजी पड़ जाएगा ना, क्योंकि मुझे यही मिलने वाला है, और मेरे पास 50,000 पाउंड आएगा तो मैं बेचूंगा बैंक को, क्योंकि मैं तो इंडिया वाला हूँ, मुझे तो रुपये से मतलब है। तो मेरे पास 50,000 पाउंड आया, मैंने बैंक को बेचा। अब बैंक क्या करेगा, मैं बेच रहा हूँ तो बैंक खरीदेगा, बैंक खरीदेगा, खरीदना मतलब बाइंग रेट, बाइंग मतलब बिडिंग रेट, बिडिंग बाइंग रेट मतलब 90.25 आ जाएगा, 90.25 मेरा आ गया। और वापस से वही वाला कन्वर्जन ऑफ करेंसी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि दोनों डिफरेंट रेट है। यहाँ पे रुपये दिया, 90.25 रुपये है, और 50,000 पाउंड आने वाले हैं मुझे, दोनों डिफरेंट रेट है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। यहाँ पे आप थोड़ा सा अटक सकते हो, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अटक सकते हो, जैसे कि यहाँ पे रेट दिया है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5 और $1.6, और मैंने मैंने यूएस पार्टी से इंपोर्ट किया था कुछ माल, मुझे 15,000 का माल मैंने इंपोर्ट किया था। तो मुझे पेमेंट करना है सामने वाले यूएस पार्टी को, मुझे यूएस पार्टी को अगर पेमेंट करना है $15,000, लेकिन यहाँ पे रेट प्रॉब्लम आ गई, रेट तो यहाँ पे पाउंड का दिया हुआ है, रेट डॉलर का नहीं दिया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहीं पे आदमी थोड़ा सा हल्का सा फंसता है स्टार्टिंग में। अब आप स्टार्टिंग में हो तो आप थोड़ा सा फंसोगे, लेकिन ये सिंपल, पहले लोग क्या करते हैं सिंपल कि इस रेट को कन्वर्ट कर लेते हैं डॉलर में, और रेट कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको अदला बदली करके 1/1.6 अपॉन में डैश 1/1.5, ये करके आपका रेट आ जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को ये कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसी को थोड़ा सा कम टाइम करने के लिए आप ये काम कर सकते हो कि आप इमेजिन कर लो, हम लोग इमेजिनेशन का यूज़ कर सकते हैं कि भाई अगर ये जो पाउंड दिया, ये पाउंड जो दिया है, ये पाउंड अगर ये डॉलर ही रहता,
तब तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, वापस से सेम पुराने क्वेश्चन जैसे हो जाता है कि डॉलर ही दिया है, मुझे डॉलर में ट्रांजेक्शन करना, डॉलर का रेट दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कर वही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम ये सब कैलकुलेशन ना करते सीधा इमेजिन करेंगे कि अगर ये डॉलर ही रहता, ये पाउंड अगर डॉलर ही रहता और यहाँ पे 1.5 मान लो डॉलर ही है, 1.6 डॉलर ही है, पाउंड मान लो उसको अभी के लिए, तो अगर यही रहता तो बैंक क्या करता, मेरे को खरीदना है बैंक से $15,000, क्योंकि मैंने इंपोर्ट कर करके मुझे खरीदना है, तो मैं को खरीदना, बैंक बेचेगा मतलब महंगे में बेचेगा, 1.6 में बेचेगा। लेकिन ये तो हम इमेजिन कर रहे हैं, और जो भी हम इमेजिनेशन में करेंगे एक्चुअली में उसका उल्टा होगा। तो 1.6 अगर हमने इमेजिनेशन में रेट तय किया है तो एक्चुअली में उसका रेट हो जाएगा 1.5 रेट हो जाएगा एक्चुअली में उसका। ठीक है, सिंपल। और अब वापस से 1.5 तो डॉलर है, डॉलर 1.5 है, और मेरे को 15,000 खरीदना है, 15,000 डॉलर, दोनों सेम करेंसी हो गई। सेम करेंसी में आपको मैंने बताया कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, कॉन्सेप्ट मतलब क्या यूज़ होगा, डिवाइड होगा, सेम करेंसी डिवाइड होता है, डिफरेंट करेंसी मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 15,000 डॉलर ही मुझे खरीदना है और मैं 1.5 डॉलर का रेट चूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों सेम है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल मैंने लिया है उससे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए, जैसे कि $1 दिया है, यहाँ आप खुद थोड़ा सा सोच के देखिए, इसमें $1 दिया है और 60 रुपये 62 रुपीज़ दिया हुआ है, मुझे पेमेंट करना है, 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, मतलब मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए बैंक से चाहिए। मान लो मैं कोई फॉरेनर हूँ, मुझे 1 लाख, मेरे पास रुपए नहीं है, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, बैंक से खरीदना है मुझे 1 लाख रुपए। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई, रेट तो डॉलर का दिया है, मुझे खरीदना है रुपए, लेकिन रेट दिया है डॉलर का, मुझे खरीदना है रुपए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, मुझे रुपए खरीदना है। तो वापस हम इमेजिनेशन यूज़ करेंगे कि भाई अगर ये डॉलर ना होकर रुपये होता, अगर $1 = 60 और 62 रहता, तो हम लोग क्या चूज़ करते वापस। अब तो सिंपल हो गया, अगर मैं रुपये मान लूँ इसको, अगर मैं इसको रुपये मान लूँ तो फिर कैसे करूँगा, मुझे रुपये पेबल है, मतलब मुझे रुपये खरीदना है, मुझे रुपये पेबल है, मुझे रुपये खरीदना है, तो बैंक बेचेगी, रुपये का ही रेट दिया ना, रुपये का ही रेट दिया है, मेरे को रुपये खरीदना है तो बैंक बेचेगी, मतलब 62। लेकिन ये तो हमने इमेजिन किया था, रियलिटी में तो इसका जो भी हम सोचेंगे इमेजिनेशन में, रियलिटी में उसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब रेट आ जाएगा 60, रेट आ जाएगा 60। अब देखिए यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे, और प्लस यहाँ पे भी रुपए ही है, अंदर 60 ही है, तो दोनों सेम करेंसी आ गई वापस से। जब सेम करेंसी है तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल, मतलब कन्वर्जन ऑफ करेंसी भी आ जा रहा है, बीडा सब कॉन्सेप्ट मिलके आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाया कि 3 कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए इस तरीके से। क्या क्या समझे हमने, एक्सचेंज रेट समझ लिया कि दूसरे कंट्री में कैसे डिनोट करेंगे हमारी कंट्री को, करेंसी को। कन्वर्जन ऑफ करेंसी में हमने 2 चीज़ समझे कि अगर सेम रेट है, सेम करेंसी है तो हम डिवाइड करते हैं, और डिफरेंट करेंसी में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और हमने बिड आस्क में समझा कि हम लोग इमेजिनेशन का यूज़ करेंगे कि अगर हम जिस करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और रेट भी उसी करेंसी का दिया हुआ है, डॉलर में हम लोग को $10,000 खरीदना है और रेट भी उसी का दिया है, तो हम सिंपल हो गया क्वेश्चन, फिर तो हम जो हमको खरीदना है तो बैंक बेचेगा, हमको बेचना है तो बैंक खरीदेगा, जो भी ये सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर रेट आपका सेम नहीं है तो हम लोग इमेजिन करके रेट को सेम मान लेंगे। वही वाला एग्जांपल, जैसे रुपए मुझे खरीदना था 1 लाख रुपए खरीदना, तो लेकिन रेट डॉलर का दिया था तो मैंने रुपये ही एज्यूम कर लिया। ₹1 अगर 62 होता तो मेरे को अगर रुपये खरीदना तो बैंक बेचेगा 62 इमेजिनेशन में, लेकिन एक्चुअली में 60। तो इस तरीके से मैंने 60 रेट डिसाइड कर लिया, और क्योंकि सेम था, रुपये ही चाहिए था 1 लाख रुपए, और रुपये मैंने यहाँ पे रेट भी 60 रुपये ही है, तो दोनों सेम है, तो वापस से यही वाला डिवाइड का आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से तीनों कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। होप सो आपको ये समझ में आए होंगे तीनों कॉन्सेप्ट। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। थैंक यू। अगले वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। थैंक यू।